बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 325 मुलाहिज़ा फरमाएं। सद्दफ़ के अमल ने मुझे पलक झपकने में बावर करवा दिया कि वो तमतराक से मैदान अमल में कूद पड़ी थी। इंतजार के लम्हात गुजर चुके थे। मैंने एक पल ज़ाया किए बगैर सद्दफ़ की समत तोड़ लगा दी। कोठी के सामने वाले हिस्से में पहुंचते ही मेरी निगाह ने एक दिलचस्प मंजिर देखा। सद्दफ़ दो हट्टे कट्टे और दराज कामत अफराद से निपट आज़मा थी। उसके हाथ किसी मशीन के मानंद हरकत कर रहे थे। मैं लपक कर उसकी मदद को आया और एक शख्स के कॉलर में हाथ डालकर उसे अपनी जानिब खींच लिया। फिर मेरी जानिब हुआ। मैंने उसे पहचान लिया। वो मंशा का दोस्त और MP लाला बशीर का बिगड़ा हुआ बेटा सिकंदर था। मैंने उसके चेहरे पर एक दांसू किस्म का पंच मारा। उसने सर को पीछे झटका तो मैंने उसके फराग सीने पर एक जोरदार फ्रंट किक चढ़ दी। वो उलट कर अकब में गिरा। उस वक्त सद्दफ़ ने अपने मद्दे मुकाबिल को एक साइड किक मारकर धूल उछाल दिया। फिर मेरी तरफ देखकर तेज लहजे में बोली, मैं इन दोनों से बखूबी निमट लूंगी, तुम यहाँ की फिक्र ना करो और कोठी के अंदर पहुंचो। वो इस वक्त एक बिफरी हुई शेरनी नजर आ रही थी। सद्दफ़ ने जिस शख्स को दूर फेंका वो कोठी का चौकीदार था। गोया वहां की सूरत पूरी तरह सद्दफ़ के कंट्रोल में थी। मैं मुतमईन होकर अंदर की जानिब बढ़ा। उसी लम्हे सिकंदर एक टाइगर जंप लगाकर अपने कदमों पर खड़ा हो गया। मैंने उस पर हकारत की निगाह डाली और अपनी राह हो लिया। सिकंदर इससे पहले 2 मरतबा मेरे रास्ते में आया था और दोनों ही मरतबा उसने बड़ी जिल्लत उठाई थी। माल रोड वाले रेस्टोरेंट में तो सद्दफ़ ने उसकी अजीम शान दुर्गत बनाई थी और फरीद पाशा के घर पर मैंने उसे नाकों चने चबवा डाले। हालांकि इस वक्त सिकंदर ने जो लिबास पहन रखा था उसमें उसकी नाक को तलाश करना खासा मुश्किल था। डेंजर डेबुल एक जैसे लिबास में वो और उसके साथ ही बड़े मुज़ीका खेज नजर आ रहे थे। फिल्म गोल्डमैन का हीरो अगर इन्हें इस सुलिये में देख लेता तो हंसी जब्त करना उसके लिए मुश्किल हो जाता। मैं तेज कदमों से दौड़ते हुए कोठी की इमारत में दाखिल हो गया। सद्दफ़ की तरफ से इत्मीनान होने के बाद मेरी हिम्मत में बेपनाह इजाफा हो गया। मैंने बरामदे को अबूर करके जैसे ही एक राहदारी में कदम रखा, सामने से रियाज अली आता दिखाई दिया। उसने अपने हाथ में रिवाल्वर पकड़ रखा था। उसकी सूरत मेरे लिए अजनबी नहीं थी। मैंने वाइट हाई रूफ की ड्राइविंग सीट पर उसे अंटा गफील किया था। अज़ां बाद उसी ने मंशा को मेरे बारे में इतला फराम की थी। रियाज अली ने भी मुझे फौरन पहचान लिया। उसने रिवाल्वर वाला हाथ सीधा किया और मुझ पर गोली चला दी। राहदारी फायर की मखसूस आवाज से गूंज उठी। रियाज ने राहदारी में दौड़ते हुए मेरा निशाना लेने की कोशिश की, लिहाजा मैं उसके दाम में ना आ सका। एक तो हद ज्यादा फासले पर था, दूसरे मैंने उसका हाथ बुलंद होते ही हवा में जंप की और जमीन पर आते ही मैंने फुर्ती से फ्रंट रोल कर दिया। ये फाल और रूल का एक सरहदी कम्बिनेशन था, चुनाचे मैं गोली लगने से महफूज रहा। अब मैं रियाज के बहुत करीब आ गया। इसी दौरान में उसने दोबारा मुझ पर फायर करना चाहा, लेकिन अब मैं उसे कोई मौका नहीं दे सकता था। मैंने उसका हाथ सीधा होने से पहले ही जमीन से खड़े होकर एक चक्करदार बैक किक चलाई। मेरी एड़ी उसके रिवाल्वर वाले हाथ पर पड़ी। वो लड़खड़ाकर एक कदम पीछे हटा। मैंने आगे बढ़कर उसे नपी तुली राउंड हाउस किक मारी। वो तकलीफ की शिद्दत से चिल्ला उठा। यह ऐसा मौका नहीं था कि मैं उसके साथ अटकेलियां करता। मुझे नहीं मालूम इस कोठी में और कितने दुश्मनों से वास्ता पड़ेगा। एक लम्हा जाया किए बगैर मैं साहिल तक पहुंचना चाहता था। मैंने रियाज को संभलने का मौका ना दिया और जैसे ही वो सीधा हुआ मैंने उसे ठोकरों पर रख लिया। मैंने उसके बुलंद होते रिवाल्वर वाले बाजू की बगल में एक किक रसीद की। रिवाल्वर उसकी ग्रिप से निकलकर राहदारी के आखिरी सिरे पर पहुंच गया। निहत्ता होती उसने कोठी के अंदरूनी हिस्से की जानिब दौड़ लगा दी। मैं उसके पीछे लपका और एक कमरे में दाखिल होने से पहले उसे जा लिया। वो मेरी दस्तरस में आया तो मैंने उसे ताबड़तोड़ गोंसे बरसाकर उसका चेहरा लहू लुहान कर दिया। वो लड़ाई भिड़ाई का ज्यादा माहिर नजर नहीं आता था। मैंने जान छुड़ाने के लिए उसकी कनपटी पर डबल चोप रसीद कर दिया। ये एक ऐसी जरब थी जिसके नतीजे में घंटा 2 घंटा के लिए वो दुनिया माफिया से कट जाता। मेरे अमल के अगले ही लम्हे वो किसी कटे हुए शैतीर की मानिंद मेरे बाजुओं में झूल गया। मैंने उसे राहदारी के फर्श पर फेंका और रिवाल्वर को अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद मैंने कोठी के अंदरूनी हिस्से का रुख किया। यह के बाद दीगरे मैंने कई कमरे देख डाले, लेकिन मुझे अपने मकसद में कामयाबी ना हो सकी। मैं बेताबी से दौड़ते हुए बालाई मंजिल पर पहुंच गया। मैंने जीने के इख्तिताम पर पहुंचकर एक कमरे में कदम रखा ही था कि एक बाथरूम का दरवाजा खुला और वहां से एक पिस्ता कामत शाहरूज शख्स नमूदार हुआ। मुझसे निगाह मिली तो वो ठिठका। फिर उसने एक मेज की तरफ मोहतात नजरों से देखा। मैंने उसकी निगाह का ताकुब किया और एक क्लाशनकोफ तक बसरी रसाई हासिल करने में कामयाब हो गया। पिस्ता कामत की उजलत से जाहिर होता था बाथरूम के अंदर रहते हुए उसे बैरूनी गड़बड़ का फौरन एहसास हो गया था। फिर जीरी मंजिल पर रियाज ने एक फायर भी किया, लिहाजा उसका परेशान और चौकन्ना हो जाना लाजमी अमर था। मैंने उस यारूज शख्स के इरादे को भांप लिया और इससे पहले कि वो क्लाशनकोफ तक पहुंचता मैंने हवा में परवाज की और उस मेज तक रसाई हासिल कर ली जिस पर क्लाशनकोफ रखी हुई थी। हम दोनों ने यके बाद दीगरे क्लाशनकोफ पर झपटा मारा और वो हथियार हम दोनों की मुश्तरका गिरफ्त में आ गया। उसी वक्त मुझे अपनी आंखों के सामने सितारे झिलमिलाते नजर आए और मेरे सर में एक धमाका सा हुआ। मद्दे मुकाबिल ने एक जोरदार टक्कर मुझे रसीद की। उसकी टक्कर में फौलाद जैसी ताकत थी। मैं एक लम्हे के लिए चकराया, फिर संभल गया। मेरी अगर ये टक्कर किसी और शख्स से पड़ी होती तो वो फौरन बेहोश हो जाता। पिस्ता में शख्स ने वार करते हुए बहुत फुर्ती का मुजाहरा किया। मैंने भी उधार चुकाने में किसी ताखीर से काम नहीं लिया और अगले लम्हे उसकी नाक पर एक तूफानी मुक्का जड़ दिया।
इस अमल के लिए मुझे कलाशिनकोव को छोड़ना पड़ा। मद्दे मुकाबिल पंच खाने के बाद पीछे उलट गया, फिर उसने बड़ी सूरत से कलाशिनकोव मेरी जानिब सीधी कर दी। मैं किसी चीते के माने जस्ट भरकर उसके ऊपर से गुजर गया। उसे मुझ पर निशाना लेने के लिए पोजीशन बदलना पड़ी। इस अमल में जितना वक्त सर्फ हुआ, मैंने इसी दौरान में उसके कलाशिनकोव वाले हाथ पर एक धुआंधार ठोकर मारी। गन उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। वो गन की तरफ बढ़ा तो मैंने उसकी पुश्त पर एक जोरदार साइड किक लगा दी। वो पिस्ता कामत शख्स चौथे गेयर में नीची परवाज करते हुए सामने वाली दीवार से जा टकराया। इस टकराव के नतीजे में उसके चेहरे को नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ा। जब वो मेरी जानिब घूमा तो मैंने देखा उसके नाक और मुंह से खून जारी था। उसका चेहरा बहुत भयानक मंजिर पेश कर रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसे हाथ पांव की ठोकरों पर रख लिया। मुझे ये मानना पड़ा कि उस शख्स में किसी सांड की सी ताकत भरी हुई थी। मैं अपने दाव पीछ से उसे जेर कर रहा था, वरना ताकत के मुजाहरे में वो किसी से कम नहीं था। आइंदा 15 सेकंड में उसने मुजाहमत तरक कर दी और जमीन पर गिरकर बुरी तरह कांपने लगा। इस वक्त मुझे जरीम मंजिल पर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने मुताद नजर से अपने मद्दे मुकाबिल को देखा, फिर उसकी गन उठाकर दूसरे कमरे की तरफ चला गया। मैंने बालाई मंजिल का कोना कोना झांक लिया, लेकिन साहिल कहीं दिखाई ना दी। इस 2 मंजिला कोठी में इन 4 अफराद के सिवा और कोई भी नहीं था। ये एक हैरत अंगेज बात थी। मैं तवक्को कर रहा था कि वहां सख्त तरीन मुजाहमत का सामना करना पड़ेगा और साहिल को छुड़ाने के लिए मुझे दांतों पसीना आ जाएगा, मगर साहिल वहां पाई गई थी और ना ही दांतों पसीना छुड़ाने के आसार थे। मैंने एक मरतबा फिर बालाई मंजिल के हर कमरे को चेक किया और दोबारा उस कमरे में आ गया जहां पिस्ता कामत स्यारू शख्स को छोड़ा था। और यह देखकर मुझे हैरत का झटका लगा कि वो बदबख्त अब वहां मौजूद नहीं था। मैंने चारों जानिब मतलाशी नजर दौड़ाई, लेकिन वो कहीं नजर न आया। फौरी तौर पर मेरे दिल में यही ख्याल आया कि वो जेरी मंजिल की तरफ फरार हो गया होगा। मैंने नीचे जाने से पहले एक मरतबा फिर बालाई मंजिल के कमरों में झांका और जीना तय करके नीचे आ गया। निचली मंजिल पर भी वो पिस्ता कामत शख्स मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं कलाशिनकोव थामे राहदारी में निकल आया जहां मैंने रियाज अली को बेहोश छोड़ा था। अब कोठी को शीशे में सद्दफ मार का आ रहा थी। वो अपने मद्दे मुकाबिल चौकीदार को पूरी तरह ठोकरों में उड़ा रही थी। सिकंदर उसके आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा था। मुझ पर नजर पड़ते ही सद्दफ ने हाथ रोक दिया और इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोली, वजदान वो मरदूद भाग गया। उसका वादे इशारा सिकंदर की जानिब था। मैंने तशवीशनाक लहजे में पूछा, कहाँ गया वो बगोड़े की औलाद? मुझे नहीं मालूम, वो सरसरी अंदाज में बोली। मैं चौकीदार से निमट रही थी कि सिकंदर को मौका मिल गया और वो कोठी का गेट खोलकर खिसक लिया। वैसे मैंने उसका उलिया बुरी तरह बिगाड़ा है, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। फिर उसने पूछा, साहिल का कोई सुराग मिला? मेरे ख्याल में वो इस कोठी में मौजूद नहीं, मैंने कहा। उसी लम्हे मैंने सद्दफ के अकब में चौकीदार को मुतहर्रक पाया। वो बुरी तरह पिटने के बाद जमीन बोस हो गया था और अब सद्दफ को बातों में लगाकर उसने तबे आजमाई का इरादा कर लिया था। मैंने फौरन कलाशिनकोव का रुख चौकीदार की जानिब कर दिया। सद्दफ ने मेरी इस जुम्बश को बहुत वदात के साथ समझ लिया और बर्क रफ्तारी से उसकी टांग चली। एक जोरदार किक चौकीदार के सीने पर पड़ी और वो चारों खाने चित हो गया। उसके नजदीकी थोड़े फासले पर रियाज अली बेहोश पड़ा था। सद्दफ उछलकर चौकीदार के पास पहुंची और उसके चेहरे को अपने जोगर्स की ठोकरों से बिगाड़ने लगी। इसी दौरान में उसकी खोपड़ी पर कोई ऐसी जरब पड़ी कि वो गर्दन एक तरफ डालकर बेहोश हो गया। तुमने किसी पिस्ता कामत शख्स को उस जानिब आते हुए तो नहीं देखा? उसने दफी में सारी लाया और पूछा, क्या कोई और शख्स भी यहाँ मौजूद है? उसके साथ उसने बेहोश रियाज अली की तरफ देखा। मैंने उसे बालाई मंजिल वाले वाक़े के बारे में बताया तो वो भी तशवीश में मुब्तला हो गई। जल्दी से बोली, वजदान वो बुज़दिल की नस्ल तो फरार होने में कामयाब हो गया। उसका इशारा सिकंदर की जानिब था और ये दोनों यहाँ बेहोश पड़े हैं। अगर कोई और शख्स भी इस कोठी में मौजूद है तो हमें फौरी तौर पर उसे ढूंढना चाहिए ताकि साहिल के बारे में कुछ पता चल सके। सद्दफ की तजवीज़ माकूल थी। उसने पिस्ता शख्स को नीचे आते नहीं देखा था, तो इसका मतलब यही था कि वो बालाई मंजिल पर ही कहीं छुपा होगा। उसी लम्हे मेरे ज़हन में रोशनी का एक जमाका सा हुआ और मुझे वो मंजिल याद आ गया जब वो शख्स बड़े अफरा तफरी के आलम में बाथरूम से बरामद हुआ था। ऐन मुमकिन था उसने अपनी बचत के लिए दोबारा उसी गोशे आफियत में पनाह ले ली हो। मैं सद्दफ के साथ जीना तय करते हुए तेजी से ऊपर पहुंचा। सद्दफ ने पूछा, मंशा के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो वो सूरमा मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, मैंने कहा, लेकिन हो सकता है मैं जिस पिस्ता कामत शाह रूस शख्स के बारे में तुमसे इस्तफसार किया वही मंशा हो। मैंने उसे जिंदगी में कभी नहीं देखा, इसलिए उसकी सूरत से वाकिफ नहीं हूँ। हम बालाई मंजिल पर पहुंच गए। मैं तकरीबन दौड़ते हुए उसी कमरे में आया जहाँ पिस्ता कामत शख्स से पहली मुलाकात हुई थी। मेरा रुख बाथरूम की तरफ था। एक ख्याल ज़हन में जम गया और तो सोचा पहले उसकी तस्दीक कर लूं। मैंने बाथरूम के दरवाजे पर दबाव डाला तो चौंक पड़ा। वो अंदर से बंद था। इसका मतलब यही था कि कोई बाथरूम के अंदर बंद है। मैंने गन की नाल से दरवाजे पर दस्तक दी। उसी लम्हे अंदर किसी चीज के गिरने की आवाज उभरी। उस आवाज ने तस्दीक कर दी कि अंदर कोई मौजूद था। मैंने धमकी अमेज लहजे में कहा, हमने कोठी और यहाँ के हालात पर पूरी तरह काबू पा लिया है, इसलिए अगर जिंदगी चाहते हो तो खुद को हमारे हवाले कर दो, वरना बेमौत मारे जाओगे। अंदर सन्नाटा तारी था। शायद मेरी धमकी ने उस शख्स को सन्नाटे में पहुंचा दिया। थोड़ी देर पहले अंदर से आने वाली आवाज ने मुझे यकीन दिला दिया कि वो खबीस बाथरूम में मौजूद है। पता नहीं वो किस ख्याल के तहत खामोश हो गया था।
मुझे अपने कान के नजदीक सद्दफ की सरगोशी सुनाई दी। फैजान, जो भी करना है जल्दी कर गुजरो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। सिकंदर के फरार ने हालात को मखदूश बना दिया है, कहीं कोई बड़ी गड़बड़ ना हो जाए। जख्मी सिकंदर के फरार ने मुझे भी तशवीश में मुबतला कर दिया। मैं खुद जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था। मैंने दोबारा बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी और तहमकाना अंदाज में कहा, मैं तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड की मोहलत देता हूँ और ये मोहलत मेरी बात खत्म होते ही शुरू हो जाएगी। अगर जिंदगी को मजीद इंजॉय करना चाहते हो तो फौरन दरवाजा खोलकर बाहर निकल आओ। वक्त गुजरने के बाद मैं दरवाजे पर अंधाधुंध फायरिंग कर दूंगा। उसके बाद जो भी होगा तुम उसका तस्वुर कर सकती हो। पहले ये दरवाजा छिलनी होगा और फिर तुम्हारा जिस्म। 10 सेकंड को शुमार करना शुरू कर दो। मैंने खामोश होकर सद्दफ को देखा। उलझनज़दा नजर से बाथरूम के दरवाजे को तक रही थी। मैं बाथरूम के दरवाजे पर गोलियां बरसाने का हरगिज़ कोई इरादा नहीं रखता था। इस दरवाजे को जबरदस्ती तोड़ना मेरे बाएं हाथ का खेल था। जी की भरपूर कुव्वत के साथ मेरे कंधे की एक जरब दरवाजे को चौखट से उखाड़ सकती थी। खुआ मुखा फायरिंग करके लोगों को इस जानिब मुतवज्जो करना हमाकत में शुमार होता। रियाज की चलाई हुई एक गोली काफी थी। इस बात का अंदेशा पैदा हो चुका था कि कोई किसी वक्त हालात की बू सूंघता हुआ इस तरफ आ निकलेगा। बाथरूम के अंदर मौजूद शख्स ने इस नाजुक मौके पर अक्लमंदी का सबूत दिया। जिंदगी सबको प्यारी होती है और जराइम पेशा शख्स को तो कुछ ज्यादा ही प्यारी होती है। गुनाह की लज्जत बड़ा अनोखा तजर्बा है। इससे इंसान की नीयत कभी नहीं भरती। वो इस तजर्बे से बार बार गुजरने के लिए तवील अरसे तक जीना चाहता है। मेरी दी हुई मोहलत खत्म होने से पहले बाथरूम का दरवाजा खुल गया। खुले हुए दरवाजे में मुझे वही शख्स खड़ा दिखाई दिया जिसकी कलाशनकोफ इस वक्त मेरे कब्जे में थी। उसने नहायत शराफत के साथ दोनों हाथ सर से बुलंद कर रखे थे। उसका मकरू चेहरा लहूलुहान होने के बाद खासी भयानक सूरत इख्तियार कर चुका था। यह मेरी पिटाई और दीवार से टकराव का नतीजा था। मैंने गन को एक खतरनाक जुम्बश दी और तहमकाना अंदाज में कहा, बाहर निकलो। वो हैंड अप पोजीशन में रहते हुए बाथरूम से निकल आया। मैंने जिस मेज पर कलाशनकोफ रखी थी वो उसके करीब ही एक कुर्सी पर पड़ी थी। मैंने उसी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उसने मेरे हुक्म की तामील की तो मैंने नहायत संगीन अल्फाज में इस्तफसार किया, जिंदा रहना चाहते हो? उसने इस बात में गर्दन हिलाई। उस शख्स के अंदाजो एतवार से मैंने भांप लिया कि वो मंशा किसी सूरत नहीं हो सकता। मंशा दर्जनों अफराद का बास था। इस तरह दुम दबाकर बाथरूम में छुप कर बैठना उस जैसे आदमी को जेब नहीं देता था। वो डटकर मुकाबला करता या फिर सिकंदर की तरह मौके से फरार हो जाता। मैंने पिस्ता कामत की आंखों में बहुत दूर तक झांकते हुए सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? आफ्ताब खान। उसने सहमे हुए लहजे में जवाब दिया। मैंने पूछा, मंशा कहाँ है? मंशा? उसने खौफजदा नजर से मुझे देखा और झूठ बोलने की कोशिश करते हुए बोला, यहाँ तो कोई मंशा नहीं रहता। ये तो शमशाद साहब की कोठी है, वो अमेरिका गए हुए हैं। अगर मैं इस कोठी में सिकंदर और रियाज को ना देख लेता तो शायद उसकी बात का एतबार कर लेता, लेकिन अब मैं उसके किसी चक्कर में नहीं आ सकता था। वो मुझे किसी शमशाद अली एडवोकेट की फर्दी कहानी सुनाकर बेवकूफ नहीं बना सकता था। मैंने फुनकार से मुशाबा लहजे में कहा, तुम उसी शमशाद का जिक्र कर रहे हो ना जिसके छोटे भाई का नाम वहीद है? उसने जल्दी से इस बात में सर हिलाया। जी वही शमशाद साहब। वही साहब आजकल रावलपिंडी गए हैं। एम्बुलेंस के ड्राइवर अब्दुल करीम ने मुझे बताया था। उसने किसी वहीद के इमाम पर साहिल को रखवाली से लाहौर पहुंचाया था और अब आफ्ताब नामी ये पिस्ता कामिल शख्स मुझे कोई और ही कहानी सुना रहा था। गोया वो मुझे मिसगाइड करने की कोशिश में था। मैंने अचानक उसके सीने पर जोरदार फ्रंट किक चढ़ दी। मेरी हरकत उसके लिए गैर मुतवक्के थी। वो कुर्सी समेत पीछे उलट गया। मैं उछलकर उसके सर पर पहुंचा और गन की नाल का रुख उसकी पेशानी की जानिब करते हुए सफाक लहजे में कहा, तुम अपनी बातों से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें अपनी जिंदगी अजीज नहीं। वो मेरी आवाज में मौजूद संगीनी को महसूस करके खौफ ज़दा हो गया। मैंने एक मरतबा फिर सख्त लहजे में पूछा, बताओ मंशा कहाँ है और वो लड़की कहाँ है जिसे आज दोपहर यहाँ पहुंचाया गया था? उसके खौफ में बेपनाह इजाफा हो गया। उसने मेरी बातों से अंदाजा लगा लिया कि मैंने उस पर कच्चा हाथ नहीं डाला और ये कि मैं उसे जो कुछ पूछ रहा हूँ पूछ कर ही जान छोड़ूंगा। मैंने उसकी दहशत को बढ़ाने के लिए मजीद कहा, आज दोपहर लगभग 1 बजे मेरी एक साथी को यहाँ इस कोठी में लाया गया था। उस लड़की का नाम साहिल है जो रखवाली के चौधरी नवाजिश अली की तहवील में थी। उसी एम्बुलेंस में ड्राइवर के अलावा 2 अफराद और भी मौजूद थे जिनका ताल्लुक कराची से है। उनमें से दाढ़ी वाले एक शख्स का नाम कबीर शाह है। अजीम अलावा रखवाली से चौधरी नवाजिश अली का बेटा फैसल भी उनके साथ आया है। मैंने जिस सफेद एम्बुलेंस का जिक्र किया उसका ड्राइवर अब्दुल करीम मेरी कैद में है। मैं उसकी निशानदेही पर यहाँ आया हूँ। मैंने महसूस किया आफ्ताब खान की हिम्मत जवाब दे गई। वो यकलख्त बरसों का बीमार नजर आने लगा। मैंने धमकी अमेज अंदाज में कहा, अगर तुमने अभी भी जबान ना खोली तो किसी पछतावे को महसूस करने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। मैं तुम्हारी खोपड़ी में इतनी गोलियां उतारूंगा कि बेजे को उठाना मुमकिन नहीं रहेगा। बोलो क्या कहते हो? मैंने गन की नाल को उसकी पेशानी के वस में टिका दिया। मुझे मंशा, साहिल, फैसल और कबीर शाह वगैरह के बारे में बताते हो या मैं अपनी धमकी पर अमल कर डालूं? मेरे अल्फाज में पोशीदा वहशत और सफाकी ने उसके आसाब का कचूमर निकाल दिया। वो कपकपाती हुई आवाज में बोला, तो बताता हूँ, तुम घर को उधर से हटाओ। मैंने कलाशनकोफ की नाल को उसकी पेशानी में घुसाने की कोशिश करते हुए कहा, यह नाल उसी वक्त यहाँ से हटेगी जब तुम मेरे सवालात के जवाब दोगे, वरना नहीं। मेरे 2 ठोकर संगीन अंदाज ने उसकी जबान खोल दी।
उसने सरासीमा लहजे में मुझे बताया कि 2 बजे के करीब वो लोग यहाँ से रवाना हो गए थे। 1 घंटे तक सिर्फ इसलिए साहिल को रोका गया था कि अगर कोई ताकुब में हो तो उसका सुराग लगाया जा सके। मुतमईन होने के बाद साहिल को वहां से हटा दिया गया था। कबीर शाह, उसका साथी चौधरी नवाज़ अली का बेटा फैसल और मंशा भी साहिल के साथ गए हैं। मैंने जब आफ्ताब से पूछा कि वो कहाँ गए हैं तो उसके चेहरे पर हिचकिचाहट के आसार पैदा हुए। मैंने घुर्रा कर कहा, मुझे गोली चलाने पर मजबूर ना करो। अगर एक मरतबा अगर दब गया तो फिर जब तक तुम रेशा रेशा नहीं हो जाओगे मेरा हाथ नहीं थमेगा। तुम्हें तुम्हारा बास और उसका बाप भी नहीं बचा सकेगा। वो अकलाया, सब लोग चौधरी साहब की कोठी पर गए हैं। चौधरी साहब ने अपनी मखसूस गाड़ी भेजी थी, वो उसी गाड़ी में गए हैं। इस इंकिशाफ ने मुझे चौंका दिया। मैंने पूछा, तुम चौधरी दिलदार की बात कर रहे हो ना? उसने सर को इस बाती जुम्बश देने पर इत्तफा किया। वो इस वक्त बहुत ज्यादा मुसीबत में नजर आ रहा था। खौफ और दहशत ने उसे पूरी तरह अपने हिसार में जकड़ रखा था। मैंने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, मेरे लहजे से अकारत टपकती थी, तुम चौधरी दिलदार के सामने दुम मिलाने और उसके तलबे चाटने वाला एक अदमा सा दो पाया हो। तुम्हारे बास का भी बास है, यानी तुम्हारे बाप का बाप है। तुम अपने दादा जान के ठिकाने से जरूर वाकिफ होगे। मुझे चौधरी की कोठी का पता बताओ। तुम यकीन जानो मैं चौधरी साहब की कोठी के बारे में कुछ नहीं जानता। वो मुल्तियाना अंदाज में बोला, मुझे सिर्फ इतना मालूम है वो डिफेंस सोसाइटी की किसी अजीम शान कोठी में रहते हैं। मैं कभी वहां नहीं गया, सिर्फ सुना ही सुना है। कादर बख्श ने भी सिर्फ सुना था। मैंने सख्त लहजे में कहा, इसलिए मैंने उसे ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां वो सबकी सुनेगा, कोई उसकी नहीं सुनेगा। लगता है तुम्हें भी कादर बख्श के पास पहुंचाना होगा। तुम दोनों सांड एक ही पिंजरे में अच्छे लगोगे। कादर बख्श के जिक्र पर उसने चौंक कर मुझे देखा। तो क्या कादर बख्श तुम्हारी कैद में है? सिर्फ वही नहीं बल्कि तुम्हारी गुमशुदा तमाम साथी, मैंने गंभीर आवाज में कहा। मैंने उसे मजीद खौफजदा किया, और उन सब का यही कसूर है कि उन्होंने चौधरी दिलदार की कोठी को देखा है और ना ही उसका पता जानते हैं। वो तेज आवाज में चीखा, ये सच है, 16 आने सच है। सिर्फ मंशा साहब ही चौधरी साहब की कोठी में आते जाते हैं। हम में से कोई वहां नहीं गया। बिग बॉस को मैंने आज तक नहीं देखा। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। कसम खाने या जहर पीने से बात नहीं बनेगी। मैंने एक फौरी और अछूते ख्याल के तहत उसे दूसरे जाविये से घिसा। मैं तुम्हारी जबान पर एतबार कर लेता हूँ। अब तुम अच्छे बच्चों की तरह मुझे सिर्फ इतना बता दो, चौधरी दिलदार ने उन लोगों के लिए कौन सी खुसूसी गाड़ी भेजी थी और उस गाड़ी का नंबर क्या है? एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने धमकी अमेज लहजे में इजाफा किया। अब ये ना कहना कि तुमने गाड़ी देखी है और ना ही उसका नंबर तुम्हें याद है। वो नए मॉडल की किंग साइज लैंड क्रूजर थी। उसने शराफत का मुजाहिरा करते हुए बताया, बॉडी भी स्याह और शीशे भी स्याह। उन शीशों के पीछे देखा नहीं जा सकता, जबकि गाड़ी के अंदर मौजूद अफराद बाहर का नजारा कर सकते हैं। उस स्याह जीप का नंबर है 7935। अगर तुम्हारी बताई हुई बातें गलत साबित हुई तो मैं तुम्हें दर्दनाक अजाब में मुबतला कर दूंगा, मैंने सख्त लहजे में कहा। वैसे मुझे उम्मीद थी कि आफ्ताब खान ने झूठ नहीं बोला होगा। वो गहरी संजीदगी से बोला, मैंने किसी गलत बयानी से काम नहीं लिया। जितना मैं जानता था वो तुम्हें बता दिया। अब एक दरख्वास्त तुमसे भी है। उसने इल्तजा अमेज नजर से मुझे देखा। हाँ हाँ जल्दी बोलो, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। वो बोला, मुझ पर सिर्फ इतना एहसान करना कि कहीं मेरा नाम ना आने पाए। मैंने तुम्हें किसी किस्म की मालूमात फराहम नहीं की। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? अच्छी तरह समझ रहा हूँ। मैंने इस बात में सर हिलाया। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, इसलिए मैं तुम्हें बाथरूम में बंद करके जा रहा हूँ। फिर मैंने उसे गन की नाल से टहुका दिया, चलो उठो, तुम्हें बाथरूम पुकारा है। पहले तुम अपनी मर्जी से उसमें रोपोश हुए थे, अब मेरे हुक्म पर वहां बांधोगे, और इस बार दरवाजा अंदर से नहीं बल्कि बाहर से बोल्ट किया जाएगा। वैसे तुम अपना शौक पूरा करने के लिए अंदर से भी कुंडी लगा सकती हो। वो किसी जरखरीद गुलाम की तरह गन के इशारे पर उठा और बाथरूम में घुस गया। मैंने बाथरूम के दरवाजे को अच्छी तरह बाहर से बंद कर दिया। अब वो अपनी ख्वाहिश पर बाथरूम से बाहर नहीं आ सकता था। बाहर से खोलने के लिए इस कोठी में कोई बंदा बशर मौजूद नहीं था। इस कोठी में एक पल मजीद रुकना वक्त जाया करने के मुतरादिफ था। आफ्ताब की कलाशिनकोफ को मैंने कोठी की बालाई मंदिर पर फेंक दिया। अलबत्ता रियाज का रिवाल्वर मैंने अपने साथ ले लिया। ये छोटा सा हथियार लिबास के अंदर बासानी छुपाया जा सकता था और किसी नाजुक मौके पर काम में भी लाया जा सकता था। सिकंदर की बुज़दिलाना फरार ने हालात की संगीनी को और बढ़ा दिया था। वो मुझे और सद्दफ को अच्छी तरह पहचानता था और ये बात भी उसे मालूम हो चुकी थी कि चौधरी दिलदार मेरा तलबगार है। सिकंदर की मंशा की कोठी पर मौजूद से जाहिर होता था वो साहिल वाले मामले से बाखबर हो चुका है। लिहाजा कहा जा सकता है कि वो यहाँ से फरार होने के बाद सीधा डिफेंस सोसाइटी पहुंचा होगा ताकि चौधरी दिलदार और मंशा को इन ताज़ा तरीन हालात से बाखबर कर सके। एक मुहिम सा इम्कान ये भी था कि दीगर अफराद की तरह सिकंदर भी चौधरी दिलदार की कोठी से वाकिफ ना हो, लेकिन इस सूरत में वो किसी भी तरह मंशा तक हमारी इतला जरूर पहुंचाता। हालात ने ऐसा पलटा खाया कि मैं साहिल के करीब होते हुए भी उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। मेरा ज़हन इस वक्त बहुत तेजी से चौधरी दिलदार तक पहुंचने की प्लानिंग कर रहा था और इस वक्त मैं एक नहायत ही अहम सबूत हासिल कर चुका था। मैंने आफ्ताब खान से चौधरी दिलदार की भेजी हुई गाड़ी और उसके नंबर के बारे में ख्वाह मुख्वाह नहीं पूछा, बल्कि उसके जरिए मैं चौधरी दिलदार का सुराग लगा सकता था। मुझे अच्छी तरह याद था जब मैं लाहौर आने के बाद सद्दफ से अलग हुआ तो उस जिद्दी लड़की ने किस तरह मेरा सुराग लगाया था। मैं भी उसी की तरकीब को आजमाना चाहता था और इस सिलसिले में सद्दफ के मामू औरंगजेब खान का नाम मेरे जहन में जल बुझ रहा था। वही औरंगजेब जो DSP ट्रैफिक था।
मंशा की कोठी से वापसी के वक्त भी सद्दफ ही गाड़ी को ड्राइव कर रही थी। वो न्यू कैंपस के इलाके से बखूबी आगाह थी। उसकी कजन नादिया का यहाँ आना जाना लगा रहता था, क्योंकि वह पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस से इंग्लिश में मास्टर्स कर रही थी। न्यू कैंपस और मुस्लिम टाउन के दरमियान न्यू मुस्लिम टाउन का इलाका था और पता नहीं क्यों सद्दफ वादत रोड की तरफ जाने की बजाय उस तरफ निकल आई थी। उसने ड्राइविंग के दौरान में मुझसे पूछा, वहीदान अब क्या इरादा है? उसके लहजे में हद दर्जा संजीदगी थी। आइंदा के लिए तुमने क्या सोचा है? मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कहा, मैं तुम्हारे डीएसपी मामू से मदद लेना चाहता हूँ। उसे यार लैंड क्रूजर के नंबर से पता चला सकते हैं कि उस जीप का मालिक डिफेंस सोसाइटी में कहाँ रहता है। तुमने भी उन्हीं के ताउन से मेरे होटल तक रसाई हासिल की थी। अच्छा आइडिया है, उसने सराहा, लेकिन उसके लिए हमें उनके पास जाना होगा और वो पूछेंगे कि हम तो सैयदपुर चले गए थे, फिर से यार लैंड क्रूजर दरमियान में कहाँ से आ गई। उस पुलिस वाले से सवालों जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता तो बहुत सा वक्त ज़ाया हो जाता और उसे मुतमईन करना मुश्किल हो जाता। मैंने कहा, इस सिलसिले में नादिया को बीच में डाला जा सकता है। तुम उसे एतमाद में लेकर बता सकती हो कि हम नागजीर वजूह की बिना पर सैयदपुर नहीं जा सके और यह किसी लैंड क्रूजर का सुराग लगाना बहुत अहम है। मुमकिन है वो अपने डैडी से कोई चक्कर चलाकर हमारी मतलूबा मालूमात फराहम कर दे। ठीक है, मैं नादिया से रब्ता करती हूँ। वो मजबूत लहजे में बोली, यही कैंपस ही से मैं उसे फ़ोन करती हूँ। मैंने कहा, तुम फ़ोन करने की बजाय अगर बराह रास्त उससे जाकर मिल ले लेती तो ज़्यादा अच्छा होता, ताकि हमारे सैयदपुर ना जाने की खबर आम हो जाए और मामू मुझे घर में बिठा दें। वो रवानी में बोलती चली गई, वजदान में इन हालात में तुम्हें एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये बात तुम अपने जहन में बिठा लो। नादिया से मैं किस तरह काम निकलवाती हूँ ये तुम मुझ पर छोड़ दो। मैंने गहरी और तवील सांस खारिज की। अगरचे मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं थी कि सद्दफ घर जा बैठे, लेकिन वो अजीब लड़की इस सवाले से खासी बिदकी हुई नजर आ रही थी। उसके जहन से ये बात खारिज नहीं हुई थी कि मैं उसे हीले बहाने से खुद से दूर रखना चाहता हूँ। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। शाम के 5 बजने वाले हैं। थोड़ी देर बाद शाम और फिर रात हो जाएगी। ये रात मुझ पर बहुत सितम ढाएगी सद्दफ। आखिरी जुमला मैंने इतनी शिद्दत से अदा किया कि मुझे अपनी आवाज और लहजे पर खुद हैरत हुई। इस वक्त मेरी दिली कैफियत अजीब थी। सद्दफ मेरी हालत से बेखबर नहीं थी। उसने एक बूथ से नादिया को फोन किया। मैं इसी दौरान में गाड़ी के अंदर बैठा रहा। 3 मिनट बाद वो वापस आ गई। फिर गाड़ी में बैठने के बाद बोली, नादिया से मेरी बात हो गई। उसने आधे घंटे बाद फोन करने को कहा है। मैंने पूछा, उसने काम होने की उम्मीद दिलाई है? बिल्कुल दिलाई है, वो कतियत से बोली। मैंने पूछा, वो अपने डैडी को क्या कहानी सुनाएगी? वो मामू जान को टच नहीं करेगी। ये अच्छी बात है, मैंने मुतमईन अंदाज में कहा। वो बोली, लेकिन नादिया ने मुझसे एक वादा लिया है। मैंने चौंक कर उसे देखा। उसने मजीद बताया, उसका कहना है मैं गाये बगाए राब्ता करके उसे अपने हालात से बाखबर रखूं, चाहे दिन में सिर्फ एक बार ही राब्ता करूं। तो क्या तुमने उसे इन हालात के बारे में बता दिया है? मैंने सवालिया नजर से उसे देखा। उसने कहा, मैंने वाज़ेह तौर पर उससे कोई बात नहीं की, साहिल का कहीं जिक्र नहीं किया, बस इतना कहा है वहीदान के खास मिशन में मैं उसके साथ हूँ। ये इतना अहम मामला है कि हमें सैयदपुर का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। तुम्हारा दिमाग खूब चलता है, जबकि मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो जल्दी से बोली, जबकि क्या मतलब? जबकि मैं तो यही समझता था कि तुम्हारी सिर्फ जबान चलती है। मैंने विंड स्क्रीन के पार देखते हुए कहा, या फिर तुम्हारे हाथ पांव चलते हुए देखे हैं मैंने। वो मानी खेज लहजे में बोली, ये तुम्हारे लिए अच्छा है? क्या अच्छा है? मैं बदसूर विंड स्क्रीन के पार देख रहा था। वो मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय बोली, मैं ये बात एक डॉक्टर की हैसियत से कह रही हूँ, तुम इसे एक तिब्बी मशवरा भी समझ सकते हो। ये किसी टॉनिक से कम नहीं है। सद्दफ की इन बेरब्त और बेमहल बातों ने मुझे उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। वो ड्राइविंग करते हुए ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी। उसका ये अंदाज मेरी समझ में नहीं आया। हम उससे मुस्कुराते या कहका लगाने वाले हालात से नहीं गुजर रहे थे। पता नहीं क्यों उसे तफरीक ही सूझ रही थी। मैंने कदरे सख्त लहजे में इस्तफसार किया, सद्दफ ये सब क्या है? तुम्हारी एक बात भी मेरे पल्ले नहीं पड़ी। वो मुझे इंतहाई संजीदा और उलझा हुआ देखकर ठहरे हुए लहजे में बोली, तुमने मेरी दिमाग, जबान और हाथ पांव के चलने की जो बात की थी उससे शगुफ्तगी पूछती है, जबकि तुम इंतहाई टेंस और नाकाबिले यकीन हालात से गुजर रहे हो। ये तब्दीली उम्मीद अफजा है। दुश्वार तरीन हालात में भी अगर इंसान की हिस्से मजा जिंदा रहे तो वो तमाम मुश्किलों को पाँव की ठोकरों में उड़ा सकता है। मैंने इसी हवाले से तुम्हारी बात को सराहा था। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने बेनियाजी का अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, क्या करूं? डॉक्टर हूं ना। तुम मेरी डॉक्टरी को तस्लीम करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हें तिब्बी मशवरे देने से बाज नहीं आ सकती। बात के इख्तिताम पर उसने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। मैं इस मिनी पैक हसीना को हैरत भरी नजर से तकने लगा। उसे कितना ख्याल था मेरा। सद्दफ मेडिकल के फाइनल ईयर में थी और अब तब मैं डॉक्टर बनने ही वाली थी। अगर वो वाकई डॉक्टर बन जाती तो मेरे नजदीक या किसी मोजिज़े से कम ना होता। मैंने पिछले चंद रोज से उसकी जो सरगर्मियां नोट की थी और उसके जिन अज़ाइम से मुझे आगाही हुई थी वो बहुत ही तशवीशनाक और संगीन थे। वो अच्छी तरह जानती थी कि मैं उसे देख रहा हूँ, लेकिन वो मेरी तरफ से अनजान बनी गाड़ी चला रही थी। चंद लम्हों के लिए मैं उसके सरापा में खोकर रह गया। इस बेखुदी का सबब सद्दफ के वो जज्बात थे जिनका इज़हार उसने थोड़ी देर पहले किया था। किसी भी मर्द के लिए ये बात बड़ी अहम और काबिल कदर होती है कि किसी सनफ़े मुखालिफ को उसका ख्याल है। सद्दफ की जिंदगी के जो लम्हात मेरे साथ गुजरे उनमें
उसने बारहा इस हकीकत को साबित किया। मैं इस मेहरबान दोस्त के खुलूस को महसूस कर रहा था। उसके जज्बात काबिल सताइश थे, लेकिन ख्याल की दुनिया बड़ी निराली है। ये जानने के बावजूद भी कि मैं किसी और का ख्याल हूँ, वो मेरे ख्याल में लगी हुई थी। मैं चंद लम्हात तक उस पॉकेट साइज जरखेज बदन दोशीजा की जानिब बेसाख्ता देखता रहा। फिर मेरी निगाह झुक गई। मैं जानू पर रखे अपने हाथों को तकने लगा। उसी लम्हे सद्दफ की मुतरन्नम आवाज मेरी समाज से टकराई। वहीदान, तुम्हें भूख नहीं लग रही? उसने सरसरी अंदाज में पूछा। मैं तो अच्छी खासी भूख महसूस कर रही हूँ। नाश्ते के बाद से अब तक मैंने कुछ नहीं खाया तो मैंने भी कुछ नहीं था। हालात में इतनी तेजी से तब्दीलियां रूनुमा हुई कि हमें खाने का ख्याल ही ना आया। अब सद्दफ ने जिक्र किया तो मुझे भी भूख महसूस होने लगी। मैंने कहा, कोई रेस्टोरेंट तलाश करो, हमारे पास आधा घंटा है, इस वक्त से मोहलत हासिल करके ही खाना खा लेते हैं, फिर पता नहीं कब इसका मौका मिले। मैं रेस्टोरेंट ही की तरफ जा रही हूँ, सद्दफ ने कहा। मैंने पूछा, मुस्लिम टाउन से निकलने के बाद तुम न्यू कैंपस की तरफ क्यों आ गई? क्या इसका कोई खास सबब है? कोई सबब नहीं, वो सादगी से बोली। बस बेध्यानी में मैं इस तरफ निकल आई हूँ। फिर एक लम्हे को रुककर उसने कहा, चलो ये भी अच्छा हुआ, इधर नजदीक एक बहुत उम्दा रेस्टोरेंट है, हम वहीं चलकर खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद हम मज़कूरा रेस्टोरेंट में बैठे थे। वो बाकायदा खाने का वक्त तो नहीं था, लेकिन सद्दफ के इसरार पर हमने डट कर खाया। फिर वो ये कहते हुए उठ गई कि नादिया को फोन करके आती है। पहले फोन को आधा घंटा गुजर चुका था। सद्दफ के जाने के बाद मैं खुद को पेश आमदा हालात पर गौर करने लगा। अब तक की तहकीक यही जाहिर करती थी कि साहिल को चौधरी दिलदार की कोठी पर पहुंचाया गया है। अगर मुझे उस चौधरी का पता मालूम होता तो मैं उड़कर अपनी साहिल तक पहुंच जाता। पता नहीं वो किस हाल में थी, उसके साथ आइंदा क्या हालात व वाकयात पेश आने वाले थे। कबीर शाह उसे रखा वाली से अपने साथ लाया था तो आगे उसका क्या प्रोग्राम था। ज्यादा इम्कानात इसी बात के थे कि साहिल को कराची पहुंचाया जाएगा, शोएब घोरी के पास, जिसने मुझसे नई नई दुश्मनी और चौधरी नवाजिश से दोस्ती गांठी थी। अगर साहिल शोएब घोरी की तहवील में चली जाती तो ये ऐसा ही था जैसे मेरी शाह रग उसके खंजर तले आ जाए। चौधरी नवाजिश अली ने मेरी बहुत बड़ी कमजोरी का सौदा कर दिया था। साहिल को कराची जाने से रोकना था, हर सूरत रोकना था। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और कठिन इम्तिहान था और मुझे हर कीमत पर यह इम्तिहान पास करना था।